ज़रा सी कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हो ऊंचा, अभी तो शोहरत नहीं नहीं है। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। And a very warm welcome to Ignited Minds. Thank you so much. Today we are honored to have with us Rasik Hamid, who has secured rank 72 in the recent results of KS exam. Today again I will be asking set of questions to our guest, and I hope this session will also be very informative to all of us. First of all, I would like to thank our guest to be here with us today. Thank you so much, sir, for giving your valuable time and joining us here today. Welcome, ma'am. Thank you so much. Thank you. Before we begin, we would like to know more about you. Sir, kindly give us a brief introduction about yourself. Ma'am, my name is Rasik Hamid Shah. I belong to Lula Valley of district Kupwara. I have done bachelor's in dental surgery, and I started my full-fledged preparation after October 2020. And this year I qualified JKS Administrative Service Examination with rank 72 in my maiden attempt. Thank you. जी, thank you. Sir, as you said कि आपका background BDS है. जी मैम. Sir, so आपको किस चीज़ ने motivate किया? What inspired you कि आप इस civil services में आ गए? Ma'am, the catalytic nature of these services, like ma'am, one without being a teacher in civil service can assure that people or children or students in his area are getting proper education facilities. One without being a doctor can assure that people in his area are getting better medical treatments. This catalytic nature of civil services was one of the biggest reason for me to choose this service, to go for this preparation. माशाल्लाह सर, फाइन, एज यू सेड कि आप अब सिविल सर्विसेज में आ गए हैं, तो मे बी आपने भी जर्नी में बहुत सारे चैलेंज फेस किए होंगे, या हर एक कोई ना कोई चैलेंज फेस करता है। सर, आप बता सकते हैं कि आपने क्या चैलेंज फेस किया, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपने उन चैलेंज को कैसे फेस किया, आपने उन चीज़ों को कैसे ओवरकम किया? मैम, चैलेंजेस तो हर चीज़ में रहती है मैम, कोई भी लाइफ का कोई भी हिस्सा हो वहाँ पे चैलेंजेस फेस करनी पड़ती है। सिंस ये एग्ज़ाम जो है ये बहुत ज़्यादा अनसर्टन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और गाइडेंस उतनी इजीली अवेलेबल नहीं होती है हर एक को। तो ये सारी चैलेंजेस मैम मैंने भी फेस की है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, बट इन द एंड ये एक एग्ज़ाम है कि यहाँ पे आप सिलेक्ट होने के बाद डायरेक्ट आपको एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिलती है। तो जब तक ना इंसान इस प्रिपरेशन में ही इतना मैच्योर होगा कि वो कल जाके अचानक से स्टूडेंट से लेकर डायरेक्ट एक पोस्ट संभालता है, जहाँ पे उसको एक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट या एक ब्लॉक या एक तहसील पूरा संभालना पड़ता है। आई थिंक इस एग्ज़ाम में आपको मैच्योर इस प्रिपरेशन में इतना होना चाहिए कि आप इन चैलेंजेस को वहीं से सीख के आना है कि कैसे हम ये फेस करेंगे। तो मैम, इट इज़ ऑल अबाउट लर्निंग, इट इज़ आर अबाउट बीइंग एन इंथुजियास्टिक लर्नर के इंसान सीखे कि कैसे मैं हर चीज़ को मैनेज कर पाऊँ अपनी लाइफ में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर, आपने क्या अप्रोच अपनाए प्रीलिम्स को और मेंस को लेके? जैसे कि हमें पता है कि ये एग्ज़ाम 3 स्टेज एग्ज़ाम होता है, सो इसमें हमें जो पहले 2 स्टेज होते हैं दैट इज़ प्रीलिम्स एंड मेंस। तो आपने क्या कोई आपका इंटीग्रेटेड अप्रोच था प्रीलिम्स और मेंस के लिए, या आपने डिफरेंट अप्रोच अपनाए? मैम, पहले तो हमें ये चीज़ समझना है कि प्रीलिम्स और मेंस में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल मैम, एक एग्जांपल के तौर में मैं लूँगा, रिसेंट एक टॉपिक था न्यूज़ में EWS रिजर्वेशन, ठीक, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन मिली है 10% एक टॉपिक है। अगर प्रीलिम्स पे इस पर क्वेश्चन बनेगा तो क्वेश्चन ये आएगा कि कौन सा अमेंडमेंट है जो इसके रिलेटेड है, कितना % रिजर्वेशन मिला है, और कौन इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो क्या है। मैम, ये प्रीलिम्स है। बट अगर हमें इसी टॉपिक पर मेंस का क्वेश्चन बनाना होगा तो क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि क्रिटिकली एग्जामिन EWS रिजर्वेशन इन इंडिया। तो मैम, ये जो चीज़ें हैं उसमें आप आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर लिखोगे, आर्ग्यूमेंट्स इन अगेंस्ट लिखोगे। नॉलेज वही रहेगी जो बेसिक बुक्स में लिखी होगी कि व्हाट इज़ EWS, क्या क्राइटेरिया क्या नहीं है, बट उसको एनालिटिकल वे में लिखना एंड जो डिमांड है क्वेश्चन की उसको एड्रेस करना, ये एक स्किल है। इस चीज़ को कन्वर्ट करना एक कोई अलग सी प्रिपरेशन आपको नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन है। जब आप पढ़ रहे हो पर्टिकुलर टॉपिक, आपको ये सेंस होना चाहिए कि प्री क्या डिमांड मुझे इस टॉपिक से करता है और मेंस क्या डिमांड करता है। तो मेरा जो अप्रोच था वो प्योर वो इंटीग्रेटेड अप्रोच था। मैं हर टॉपिक को पहले जब पढ़ता था, फिर मैं PYQs प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी देखता था इस टॉपिक से क्या आया है, तो फिर इंसान खुद समझ जाता है कि कौन सा टीयर इस एग्जाम का मुझसे क्या डिमांड करता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक।
राइट सर। सर कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि एक स्टूडेंट को पहले ही प्रिपेयर होना होता है मेंस के लिए, देन वो ऑटोमेटिकली प्रीलिम्स क्वालिफाई कर सकता है, तो आप इस बारे में मैम आई कंप्लीटली एग्री विद दिस पॉइंट। विदाउट मेंस इन हैंड क्वालिफाइंग प्रीलिम्स कोई, मुझे नहीं लगता है कोई फ़ायदा, क्योंकि असल एग्ज़ाम मेंस ही है, इसीलिए उसको कहते हैं मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स आपको ऑफिसर बना नहीं सकता, लेकिन ऑफिसर बनने से रोक सकता है। वो एक सिंपली एक गेट है, उस गेट को क्रॉस करने के बाद असल में कंपटीशन है, जहाँ आपको असली कैंडिडेट्स के साथ कॉम्पीट करना है। तो मैम जो मेंस का अप्रोच है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको पहले ही प्रिपेयर होने चाहिए, GS4 एटलीस्ट, और ऐसे लिखने का स्किल, ये 4 चीज़ है जिसको मैं OOEE फार्मूला बोलता हूँ। ऑप्शनल 1 पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, E एथिक्स एंड E ऐसे। ये 4 चीज़ें जब तक इंसान को पूरा कंट्रोल इन पे हो तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, मैं बिल्कुल एक्सट्रीम इस पर नहीं रहूँगा कि कोई सिलेक्ट नहीं होगा, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द केसेस में ये चांसेस है कि जब तक ये 4 चीज़ें पहले ही रेडी हो बिफोर प्रीलिम्स, तो मेंस बहुत टफ बनेगा उस कैंडिडेट के लिए, अगर उसने ये 4 चीज़ें ना की हो और प्रीलिम्स क्वालिफाई किया हो। राइट सर। सर आप आंसर राइटिंग के बारे में कुछ बताइए कि एक स्टूडेंट कैसे बेस्ट पॉसिबल वे में आंसर लिख सकता है जी मैम। मेंस में मैम बेस्ट से इन सर्च ऑफ बेस्ट वी ऑलवेज मिस द गुड। तो चैलेंज यहाँ पे क्या है, 2 किस्म की कैंडिडेट जब हम इस प्रिपरेशन में आते हैं, क्योंकि हर कोई इसमें न्यू होता है, हमें नहीं, क्योंकि आपने तैयारी की, कोई मेडिकल बैकग्राउंड से है, कोई ह्यूमैनिटीज़ से है, तो अब हम कहाँ से आंसर राइटिंग करें? क्या हम डायरेक्ट टाइप, मैं एक एग्जांपल लूँगा कि अगर अभी क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट आर द न्यू पॉलिटिकल ऑर्डर जो बन रहा है आफ्टर कोविड-19 एंड रशिया यूक्रेन वार, इस क्वेश्चन पे ये मेरा पहला क्वेश्चन नहीं होना चाहिए आंसर राइटिंग का। जब मुझे आंसर राइटिंग करनी है तो जो NCERTs में हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बहुत सिंपल है, जो क्लास 11th और 10th 12th वाले बच्चों के लिए बनाए गए क्वेश्चन है, स्टार्ट वहाँ से करना है। मुझे डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस पे नहीं आना है, सिंपल उन क्वेश्चंस को मैंने आंसर लिखना है। जब मैं उन क्वेश्चंस में अच्छा आंसर लिख पाऊंगा तब मैं PYQs पे आ जाऊंगा। PYQs जब मैंने अच्छे से लिखे तब मैं टेस्ट सीरीज पे आ जाऊंगा। तो मैम इट इज़ अबाउट एन ऑर्गेनिक प्रोसेस जिसको हमें फॉलो करना है, फ्रॉम सिंपल छोटे छोटे स्टेप से लेकर एंड तक हमें आना है, फिर आप अपना आंसर बेटर कर सकते हो जैसे आपने किया। एंड बेटर अपना आंसर हम कैसे करेंगे कि हमें उसमें डाइवर्सिटी डालनी है चीज़ों की, लाइक उसको एक टर्म है उसके लिए, डाइमेंशनलाइजेशन। कोई भी क्वेश्चन आता है उसके लिए जो मैं टेक्निक यूज़ करता था, स्टैपल टेक्निक। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सोशल डायमेंशन क्या है, टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायमेंशन क्या है, पॉलिटिकल डायमेंस्ट्रेटिव क्या है, एथिकल डायमेंस्ट्रेटिव क्या है। तो ये सारे डायमेंशंस जब हम उसको देखेंगे फिर ईजिली अच्छे से प्रेजेंट करें, क्योंकि आपको इवैल्यूएटर को मजबूर करना है कि वो आपको मार्क्स दे। अगर एक एग्जांपल मैं लूँगा, अगर मुझे ये लिखना होगा कि कहीं पर मुझे अपने आंसर में ये मेंशन करना है कि लास्ट 4 इकोनॉमिक फाइनेंशियल ईयर्स में इंडिया की ग्रोथ रेट क्या रही है, अगर मैं उसको एक लाइन में लिखूंगा, द फाइनेंशियल ग्रोथ इन दीज पर्टिकुलर ईयर्स वाज 5%, 6%, 8% रेस्पेक्टिवली, इसको इवैल्यूएटर एक नज़र से देखेगा। अब अगर मैंने इसी आंसर को एक बार चार्ट्स के वे में दिखाया, यहाँ से मैंने ईयर्स दिखाए और यहाँ से मैंने ग्रोथ रेट दिखाई, एक बार मैंने 5% रखा फिर 6, तो ऑब्वियसली जो इवैल्यूएटर होगा वो जो दूसरी जो मैंने कहा बार डायग्राम्स, उसको ज़्यादा मार्क्स देगा। तो यही वेल प्रेजेंट करना है बाय मेकिंग बुलेट पॉइंट्स में लिखो, बार डायग्राम्स बनाओ, पाई चार्ट्स बनाओ, अपने आंसर में डाइवर्सिटी डालनी है तो इवैल्यूएटर अच्छे मार्क्स देता है। जी जी, राइट सर, राइट सर। सर इफ़ वी विल टॉक अबाउट द न्यूज़पेपर, जी, उसकी क्या रेलेवेंस है इस एग्ज़ाम में, हम उसको कैसे लिंक कर सकते हैं सिलेबस के साथ, हम एक न्यूज़पेपर को कैसे अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं कि सो दैट कि वो हमें हेल्प करे इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में? मैम पर्सनली मेरे लिए आई थिंक न्यूज़पेपर का 40% रोल था इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। द रीज़न बीइंग कि न्यूज़पेपर में आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलती है जो आपको स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये जो न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं यूजुअली द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, इसमें जो आर्टिकल्स लिखे हुए होते हैं वो इंडिया के बहुत बड़े जो इकोनॉमी, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्सपर्ट्स जो है इन चीज़ों पे उन्होंने लिखे हुए होते हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम पढ़ेंगे और लिंक करेंगे, और लिंक कैसे करना है मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। अभी रिसेंटली जो JKS मेंस 22 का एग्ज़ाम हुआ तो GS1 में एक क्वेश्चन आया था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग चोला एम्पायर।
हर किसी को लगा ये आर्ट एंड कल्चर या आई मीन एंशंट में ये तो आता ही नहीं था क्वेश्चन, ये क्यों आउट ऑफ सिलेबस है या ये बाउंसर है। लेकिन वो बाउंसर नहीं था, क्योंकि उसकी रिलेवेंस क्या थी एग्जाम में। मैम एग्जाम रीज़न ये है कि 2022 में एक मूवी आई थी PS1 पोनी सेल्वन 1 साउथ इंडिया की मूवी थी, दैट वाज ऑन चोला एम्पायर्स। और पूरे ईयर पूरे साल में चोला एम्पायर न्यूज़ में रहा ड्यू टू दिस मूवी, बिकॉज थोड़ी डिबेट्स चली थी पूरी इंडिया में उसके रिलेटेड। अब उस टाइम दिसंबर 25 को शायद, डेट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, एक आर्टिकल आया था लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग चोला एम्पायर। वही क्वेश्चन डायरेक्ट अभी JKS मेंस में आया था, जो मैंने दिसंबर में तब मैंने उसके नोट्स बनाए थे। अब जिसने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा उसके लिए वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था। अगर मुझसे इस एग्जाम से पहले कोई पूछता कि कुछ क्वेश्चंस बताइए जो इस बार इंपॉर्टेंट है, मेरा पहला क्वेश्चन वही रखता, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर में उसके बारे में पूरे साल पढ़ा था। तो ये चीज़ें लिंक करना, ये देखना कि पूरे साल हम भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और जो आपका क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो भी द हिंदू पढ़ रहा है। वो भी पेपर सेट करने से पहले आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया नहीं देखेगा, उसने भी साल भर जो भी इश्यूज कंट्री में चल रहे हैं, पूरी ग्लोबल लेवल पे चल रहे हैं, उनको देख के ही वो भी पेपर बनाएगा। तो न्यूज़पेपर का बहुत ज़्यादा रोल है, लेकिन इसका एक स्किल है हाउ टू पिक द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके लिए है ओनली चीज़ सिलेबस। हमें सिलेबस पे पूरी नज़र होनी चाहिए। एक एस्पायरेंट को सिलेबस पूरा याद होना चाहिए। जब वो पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहा है न्यूज़पेपर में, उसको ये समझ आना चाहिए ये GS3 के इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए रिलेवेंट है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है सिलेबस को याद करो। सिलेबस मुझे याद होना चाहिए ताकि मुझे समझ आएगा कि जो चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ ये सिलेबस के किस पार्ट से रिलेवेंट है। तो आपको न्यूज़पेपर भी बहुत हेल्प, बहुत ज़्यादा मैम, बिल्कुल मैम। राइट सर, राइट सर। आप पर्सनालिटी टेस्ट के बारे में कुछ बताइए। जी, स्टूडेंट्स अक्सर अगर उनका आंसर राइटिंग भी अच्छा होता है लेकिन एक वो एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड नहीं होता है, तब भी जो कि वो एक पर्सनालिटी या पर्सनल इंटरव्यू फेस कर सके, उस चीज़ के बारे में आप कुछ बताइए। मैम जैसे इसका नाम ही है पर्सनालिटी टेस्ट, तो ये इंसान की पर्सनालिटी चेक करता है। उनको उस टाइम जब हम पैनल के सामने जाते हैं, उनको ऑलरेडी पता है कि इसके पास नॉलेज है, तभी इसने प्री और मेंस क्वालिफाई किया है। तो उस टाइम अब वो किस बेसिस पे मार्क्स देते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी ये है कि वो आप में क्वालिटीज़ देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज़। जैसे अगर हम नोलान कमेटी एक है GS4 में हमें पढ़ते हैं कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव को, उसमें सेल्फलेसनेस, ओपननेस, ऑनेस्टी, लीडरशिप क्वालिटीज़, बीइंग ऑब्जेक्टिव, बीइंग रेशनल। तो ये चीज़ें चेक करते हैं वो हर एक क्वेश्चन के थ्रू। लाइक मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था PT में, शुड वी रिवोक AFSPA आर्मड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट फ्रॉम द जम्मू एंड कश्मीर। तो उनको उस टाइम मेरी नॉलेज नहीं देखनी थी, उनको बस ये देखना था वेदर ही विल प्रेजेंट हिज आंसर बेस्ड ऑन रेशनलिटी और ऑन हिज रीजनल और स्टेट एस्पिरेशंस और हिज पॉलिटिकल एलिनेशन। ये उनका क्वेश्चन था। अब मेरा आंसर उस टाइम कोशिश हमें करनी है कि वेल बैलेंस फॉर्म में मैं अपना आंसर प्लेस करूं। तो जी, PT इज ऑल अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट एंड एंजॉइंग द प्रोसेस। और अगर आप कॉन्फिडेंट है, आप अपना इंटरव्यू खुद ड्राइव कर सकते हैं। आप वो की टर्म्स कुछ ऐसे अपने आंसर में अगर यूज़ करोगे, जैसे मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था, आई मीन इंडियाज प्रिंसिपल्स ऑफ प्रेजेंट इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, तो वहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया था स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। जो ही मैंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यूज़ किया तो वहीं पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया, गिव एज द रिसेंट एग्जाम्पल वेर इंडिया शोड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। तो अगर मैं वो टर्म यूज़ नहीं कर रहा तो दूसरा वाला क्वेश्चन मुझे कभी नहीं आता। तो सिंस थैंकफुली मैं कॉन्फिडेंट रहा, मैंने वो चीज़ें ऑलरेडी अपने आंसर में डाली, मुझे पता था इस बार क्या क्वेश्चन पूछेंगे। इवन के और एक एग्जांपल मैं दूंगा कि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन जब पूछा कि आप मुझे बताओ कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है क्या, जब मैंने अपने डैप में मैंने मेंशन किया था एज हॉबी एज इंटरेस्ट दैट आई फॉलो इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, तो सर ने क्वेश्चन मुझसे पूछा कितने सालों से पढ़ रहे हो, फॉरेन पॉलिसी को कितने सालों से फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पे स्मार्टनेस क्या चलती है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं। अगर मैं वहाँ पे 5 साल मेंशन करता, अगर मेरा आंसर 5 साल होता या 6 साल होता नहीं, तो उस पर एक किस्म के क्वेश्चन बनते। मैंने वो रीड किया उनका माइंड कि ये मुझसे ये क्वेश्चन क्यों पूछते, और मेरा आंसर था 10 ईयर्स। अब 10 ईयर्स क्यों था, क्योंकि इसमें UPA गवर्नमेंट के भी कुछ साल आ रहे थे, क्योंकि 10 साल 2014 से पहले भी कुछ ईयर्स आते हैं। अब ये मैंने क्यों पूछा, मुझे पता था। अब क्वेश्चन था टेल अस द फंडामेंटल चेंजेस इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी आफ्टर NDA गवर्नमेंट केम इनटू पावर।
और ये क्वेश्चन मेरा एक्सपेक्टेड था, ये मेरा प्रिपेयर था, तो मुझे टाइम ही नहीं लगा आंसर देने में। तो ये चीज़ें खुद डिसाइड करना कि इंटरव्यूअर आपसे क्या पूछे, इट्स ऑल अबाउट बीइंग कॉन्फिडेंट। पूरा मस्त हो के वहाँ पे जाना है, आपकी नॉलेज वहाँ पे खुद दिखेगी इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट एंड इफ़ यू आर रेशनल इन लाइफ, सबसे बड़ी चीज़। क्योंकि होता क्या है कि हमें फेक नहीं रेशनल बनना है। बिल्कुल। मुझे अपनी लाइफ में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में ह्यूमैनिटेरियन होना चाहिए। मुझे किसी भी पर्सन को ऑन द बेस ऑफ रीजन, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेस ऑफ कास्ट, अगर मैं अपनी लाइफ में उन चीज़ों के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं करता हूँ, तो ये ऑब्वियसली मेरे आंसर्स में ये ऑब्जेक्टिविटी दिखेगी। अब मैं यहाँ पे कुछ टर्म्स को गाली समझूंगा, कुछ लोगों को एक छोटी नज़र, उस नज़र से देखूंगा कि अच्छे नहीं है, फिर मैं वहाँ पे दिखूंगा, एक्सपेक्ट करूंगा कि मेरे आंसर्स में इथनो ये आई मीन कल्चरल रिलेटिविज्म दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। वहाँ भी इथनो सेंट्रिसिज्म दिखेगा, वहाँ पे वो दिखेगा कि ये अपने कल्चर को, अपने उठने बैठने को, अपने तौर तरीक़ों को सुपीरियर समझता है बाकी लोगों से। इट इज़ अबाउट enjoying the process and believing the process, और इस ऑब्जेक्टिविटी को अपनी लाइफ में लाओ, ऑनेस्ट रहो, ऑब्जेक्टिव रहो, सब कुछ दिखता है एग्जाम में। राइट सर, राइट सर। सर आपका विजन क्या है केएस सर्विस के फ्यूचर के लिए? ये हमारी स्टेट को डेवलप करने में कैसे हेल्प करेगा, कैसे कंट्रीब्यूट करेगा? मैम, सिंस कोविड-19 पैंडेमिक, acting as a reflection has taught us the importance of state and state intervention. The reason that India was able to prevent the COVID disaster to go at much scale comparatively to the other countries was the strong administrative intervention. तो मैम, ये जो challenges की जो आप बात कर रहे हैं, विजन की जो आप बात कर रहे हैं, अभी सारा डिजिटल हो रहा है, सारी चीज़ें डिजिटल हो रही है, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ रही है। तो इन चीज़ों को जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव मेथड्स आते हैं कि अब हमें डिजिटली सारा काम करना चाहिए, इसके लिए हमें स्किल की अपग्रेडेशन करनी चाहिए। क्योंकि अभी वो सेट ऑफ स्किल्स में भी हम में नहीं होंगे जो अभी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो आने वाले समय हमसे डिमांड करेगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट अडेप्टिंग टू द न्यू चेंजेस, अपने आप को अपग्रेड करना है एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम। तो आई थिंक आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस। द एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ की है, हम उस चीज़ में अपने आप को उस काबिल बनाए कि जो भी आगे फ्यूचर चैलेंजेस हम पे आएंगे, हम उसमें आगे से सेट होंगे, आराम से उस चीज़ को ये सॉल्व करेंगे। मैम बिल्कुल राइट सर, राइट सर। सर आप कोई एडवाइस देना चाहोगे या कोई टिप्स शेयर करना चाहोगे जो अभी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स है जो करंटली इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? जी मैम, मेरी टिप्स यही रहेंगे कि प्रोसेस पे बिलीव करो। रिज़ल्ट के चक्कर में अभी मैंने एक एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है, अभी से मैं सोचने लगा हूँ कि सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। अगर मैंने ग्रेजुएशन जो मैंने की है BDS, उसको 6 साल दिए हैं और उसके बाद मैंने वो जो प्रोफेशन है वो नहीं अपनाया, लेकिन यहाँ मैं एक्सपेक्ट करता हूँ मुझे 8 ही महीने में IAS बनना है या KS बनना है, ये रेशनल नहीं है। जहाँ पे लोग PhD करते हैं, किसी ने बैचलर्स BSc किया है, BA किया है, वहाँ पे जब मैंने वो 4 साल दिए, वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन इस प्रोफेशन में आने के बाद मुझे पहले दिन से टेंशन है, अरे 1 साल पढ़ना है। जो चीज़ आपको 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में एक ऑफिसर बनाएगा, तो वो चीज़ डिजर्व भी करता है कि आप कुछ चीज़ों के थ्रू पास हो। तो बीइंग रैशनल, ये इस एग्ज़ाम की जो अनसर्टन नेचर है जो इस एग्ज़ाम का, उसको एक्सेप्ट करो। बी रियलिस्टिक कि नहीं, इसमें चैलेंजेस है, इसमें पहले अटेम्प्ट में नहीं हो सकता है, दूसरे में भी नहीं हो सकता है। तो इतना मैच्योर मुझे होना चाहिए कि ये जो डाउनफॉल्स, कभी जो काइंड ऑफ फेलियर्स, तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई छूट जाता है लिस्ट में आने से, उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों को एक्सेप्ट का और फिर से उठना। जैसे एक शेर है, गिरते हैं शाहसवार ही मैदानी जंग में, वो तिफली क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो एग्ज़ाम ऐसा ही है, अगर आप अच्छे से लड़ रहे हो तो आपको चैलेंजेस आएंगी, बट अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ, नॉलेज बढ़ाओ, अपनी नॉलेज बेस बढ़ाओ, हर चीज़ अपनी आंसर राइटिंग सही से रखो, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, और कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, आज नहीं कल तो हर एक की सिलेक्शन हो जाएगी। मैं राइट सर। सर एट लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आप अभी माशाल्लाह केस ऑफिसर बन गए, आप इस सर्विस में आ गए, तो आपकी कोई ऐसी मैसेज आप देना चाहोगे जो कि आपके फेलो बीइंग्स है, जो कि और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आने वाले हैं, उनके लिए कोई एक मैसेज? मैम, सिंस इस हमें नाम जो है वो है सिविल सर्वेंट्स,
हमें सर्वेंट रहना है लोगों का, लोगों की खिदमत करनी है। हमें इस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए कि हम इस एग्ज़ाम में इसीलिए आए थे ताकि हम लोगों की खिदमत कर सकें। तो हमें इसमें वो एलिटिज़म नहीं लाना चाहिए। जैसा एक शेर है मैम, ज़रा सी कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहले सफ में, अभी से उड़ने लगे हो ऊंचा, अभी तो शोहरत नहीं है। तो इन चीज़ों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। आई थिंक क्योंकि ज़िंदगी ही ऐसी है, आज है कल नहीं है, कल कौन होगा। बहुत सारे लोग आते हैं इस दुनिया में, शोहरत लेते हैं, बट जो मेजर हमारा जो मकसद रहना चाहिए वो ये है कि हमारी वजह से अगर किसी की चेहरे पर स्माइल आ जाए, एंड आई थिंक दैट शुड बी आवर पर्पस ऑफ लाइफ मैम। थैंक यू सो मच, Welcome. थैंक यू सो मच।